हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करेंगे एसएसटी दिसंबर 2018 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। ये है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? Who among the following is called the first citizen of a state in India? तो राज्य का पहला नागरिक पूछा गया हमसे, ना कि केंद्र का। तो राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र में फर्स्ट नागरिक बोला जाता है राष्ट्रपति को, उसी तरह से राज्य का पहला नागरिक बोला जाता है राज्यपाल को। तो राज्यपाल प्रमुख होते हैं राज्य की कार्यपालिका के, और ये मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। तो वर्तमान लोकसभा मतलब ये 2018 में थी लोकसभा, ये हम कह सकते हैं। 2019 में फिर चुनाव हुए थे, उसके बाद नेक्स्ट लोकसभा आई है। तो हमसे भी पुरानी वाली के बारे में पूछा है, क्योंकि ये ये जब पेपर हुआ था उस टाइम पर यही वाली लोकसभा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16वीं लोकसभा। लेकिन जो 2019 के बाद जो लोकसभा आई है वो है 17वीं लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16वीं। तो 19 के बाद अगर पूछा जाएगा तो 17वीं आप आंसर करेंगे। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो करेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। और मैंने बताया था केंद्र में जो प्रमुख होता है वो होते हैं राष्ट्रपति, और ये मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? बात की जाए सरकार के ढांचे की, तो इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि सरकार का स्ट्रक्चर कैसा होगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, नागरिकों के अधिकार क्या क्या होंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी इसमें मेंशन किए गए हैं। तो मेंशन नहीं है राजनीतिक दलों के नाम, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्य राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामांकित करते हैं। निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा है। अध्यक्ष अगर इसमें मेंशन ना हो कि परमानेंट है या टेम्परेरी, तो आप परमानेंट अध्यक्ष का ही नाम लेंगे। तो इसमें होगा परमानेंट अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगर टेम्परेरी अध्यक्ष का पूछे तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो परमानेंट में अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसकी बात करें तो ये होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि इससे पहले सब ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते थे। तो भारतीय गवर्नर जनरल बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया? बात की जा रही है अपनाए जाने की, यहाँ पर बात नहीं हो रही है कि लागू कब किया गया है, प्रभावी कब से हुआ। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो ये बात की जा रही है कब अडॉप्ट किया गया, तो इस डेट में ये अडॉप्ट किया गया, और ये प्रभावी या लागू हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हुआ। और उस दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस को। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो इसमें जो भारत की जो रियासतें थी इनको एकीकृत
करने में मतलब अलग अलग नहीं होने दिया इन्हें, मतलब टूटने या बिखरने नहीं दिया इन्होंने, और एकीकृत करने में अच्छी भूमिका निभाई थी इन्होंने। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा गया और भारत का बिस्मार्क भी कहा गया इन्हें। और ये आज़ादी के बाद पहले गृह मंत्री बने थे और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अब गुजरात में इसी वजह से इनका स्टैचू बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? बात की जा रही है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 सूचियाँ होती हैं, समवर्ती, संघ सूची और समवर्ती सूची। नहीं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो 3 सूचियाँ। इसमें केंद्र और राज्य की तो अलग अलग हो जाती है, बाकी समवर्ती में ये दोनों मिलकर बनाती हैं। और अगर दोनों ने एक ही विषय पर कानून बना दिया तो केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा, मतलब केंद्र ज़्यादा हम कह सकते हैं शक्तिशाली है। तो अगर दोनों ने ही कानून बना दिया है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? बात की गई है ड्राफ्टिंग कमेटी की। मसौदा समिति को इंग्लिश में ही कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष। तो ये जो हमारा स्वतंत्र भारत था उसके पहले कानून मंत्री थे और न्याय मंत्री भी थे। तो भारतीय संविधान का जनक इन्हें बोला जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। और ये अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो 18वीं सदी में बात की जा रही है जब मुगल सत्ता पतन पर थी, तो उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। मुगल काल में बाद में कमज़ोर शासक आए थे, औरंगजेब के बाद कमज़ोर शासक आने शुरू हो गए। तो जो भी जहाँ पर जो भी सूबेदार थे या फिर जो भी उच्च पदों पर आसीन थे लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो रियासत थी उनको स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मुगल शासक थे वो तो कमज़ोर थे, तो उन पर नियंत्रण नहीं रह गया था अच्छे से। तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो बंगाल की यहाँ पर बात हो रही है, तो बंगाल में होंगे मुर्शीद कुली खान। तो इनके नेतृत्व में मुगल नियंत्रण से ये अलग हो गया था बंगाल। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो इस टाइम पीरियड पर क्या था, जब बहादुर शाह जफर थे, मुगल शासकों को पेंशन मिला करती थी। तो अब गवर्नर जनरल जो थे इन्होंने सोचा ये तो पेंशन बर्बाद जा रही है, ये तो कुछ करते नहीं है, मुगल शासकों का तो कोई रोल नहीं है हमारे शासन में। तो इन्होंने क्या किया फिर, जो इन्होंने घोषणा की कि जो भी मुगल के वंशज आएंगे उनको शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा, सिर्फ इन्हें राजकुमार की पदवी दे दी जाएगी। तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और ये जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था उसके टाइम पर ये गवर्नर जनरल थे। उनका टाइम पीरियड था 1856 से 1862। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो ये बात हो रही है नाना साहेब की। तो ये कौन थे? इनका जो रियल नेम था वो था धोदू पंत, और ये पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र होता है जो गोद लिए हुए होते हैं, गोद लिए हुए पुत्र। तो ये दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव के, तो इसीलिए इन्होंने खुद को पेशवा कहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि हो जाएगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ बुक्स में दूसरा आंसर भी दिया हुआ है, ये है डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो कुछ बुक्स वाले कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी यात्रा ही दिखाई जाएगी, लेकिन अगर हम रियल यात्रा दिखा देंगे, मतलब यात्रा करा देंगे कारखाने की, मतलब वहाँ पर विज़िट करा देंगे और रियल काम कैसे हो रहा है कारखाने में ये दिखा देंगे, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में भी हम वही दिखाने वाले हैं, तो अगर सामने से दिखाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुछ बुक्स में ये थर्ड ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही होगा इसमें। एडुसेट के से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट की बात की जाए तो एडुसेट है एक एजुकेशनल, हम कह सकते हैं एजुकेशनल ये उपग्रह है, और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि ये फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट है और इसको GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। ये है एक मानव निर्मित उपग्रह। तो उपग्रह होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं मानव निर्मित और एक होते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक उपग्रह हम मान सकते हैं जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा जैसे ही और उपग्रह भी होते हैं, तो वो होते हैं प्राकृतिक, वो मानव ने नहीं बनाए हैं। एक होते हैं मानव निर्मित, तो मानव निर्मित का ही ये एग्जाम्पल है एडुसेट। पंचवानी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो बीजक नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा, तो ये हैं कबीर दास जी। तो इनके विचार हैं जो कि इनके शिष्यों ने इसमें लिखे थे, क्योंकि ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। एलोवेरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो ये काल पूछा है, किस काल में इसकी रचना हुई थी? तो ये होगा राष्ट्रकूट काल। तो राष्ट्रकूट काल में क्या हुआ था, जो एलोरा की गुफाएं हैं, इन्होंने चट्टान काट काट कर मंदिर बनवाए थे। तो कैलाश मंदिर कुछ इस तरह से ही बनवाया गया था। और ये जो भित्ति चित्र हैं इसके, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव्स इन उपनिषद्स? तो ये है ब्रह्म समाज। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? विंड वेन का यूज़ हमसे पूछा है कि किस चीज़ के मेज़रमेंट के लिए किया जाता है, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। वात मतलब होता है हवा, वायु कह सकते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है वायु की दिशा मापने में, वायु विंड की डायरेक्शन मापने में। एक होता है एनीमोमीटर, वो होता है वायु की गति मापने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ये हो जाएगा थर्मोस्फेयर। सेकंड ऑप्शन बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य और बहिर में कंफ्यूज मत होना। बहिर होती है सबसे बाहर वाली, जो एक्सोस्फेयर हम कहते हैं, और थर्मोस्फेयर इससे पहले वाली होती है, सेकंड लास्ट। जैसे कि परतों को अगर हम देखें क्रम से, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर इस तरह से लेयर बनी हुई है, इस तरह से। तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो क्षोभमंडल कहलाती है, सेकंड सप्ताह मंडल, और थर्ड होती है मीजोस्फेयर मतलब मध्य मंडल। फिर इसके बाद सेकंड लास्ट है थर्मोस्फेयर, और सबसे लास्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को आप एग्जिट से याद रख सकते हैं, मतलब सबसे बाहर की। तो थर्मोस्फेयर में होता है रेडियो तरंग का संचरण। तो ये जो पृथ्वी से जो तरंगें भेजी जाती हैं, वहाँ से वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं, और उनके थ्रू ही हम ये रेडियो और टीवी पर जो प्रोग्राम होते हैं उनका प्रसारण देख पाते हैं। तो ये रोल होता है इसका
बाकी और अगर लेयर्स की हम बात करें तो फर्स्ट में होती हैं मौसमी घटनाएं, सेकंड में एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं, और इसमें कह सकते हैं जो ओजोन परत है वो भी सेकंड में ही है। मध्यमंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं, और लास्ट का मैंने बता दिया है। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। तो आंतरिक से बाहरी परत की अगर बात करें, अगर आपको एक परत भी याद है तो भी आप कर पाएंगे। जैसे कि जो सबसे बाहरी परत है वो होती है परपट्टी या भूपरपट्टी कह सकते हैं, क्रस्ट कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है क्रस्ट। तो बाकी में लास्ट में क्रस्ट नहीं है, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ हमें अरेंज करनी है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे अंदर वाली को कहते हैं आंतरिक कोर, इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो इसकी बात करें तो ये दर्शाता है लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा होता है जो कम ज्वार भाटा आता है, मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक जल नहीं जाता है। ज्वार भाटा होता है जो जल होता है समुद्रों का, मतलब समुद्र का जो जल होता है जब वो ज़्यादा ऊपर उठता है तो कहलाता है ज्वार, और जब वो नीचे गिरता है तो कहलाता है भाटा। तो आपने देखा होगा समुद्र में कभी कभी लहरें बहुत तेज़ी से चलती हैं, समुद्र की लहरें, पानी बहुत उछलता है ऊपर और फिर नीचे गिरता है। तो ये घटनाएं समुद्र में होती रहती हैं, और ये होती हैं सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो ये होते हैं ज्वार भाटा। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड। तो जब कुछ इस सिचुएशन में आते हैं ये तीनों, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य समकोण कुछ बना रहे हैं ये, तो जब होता है लघु ज्वार भाटा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है when the river enters the plain it bends and flows forming large bends known as। तो ये मुड़ जाती है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है। मैदान जो समतल सपाट जो ज़मीन होती है उसको बोलेंगे, और ये कुछ इस तरह से बहने लगती है, क्योंकि एक निश्चित दिशा नहीं होती इसकी, और जो अवसाद होते हैं इसके जो ये बहा कर लाती है पहाड़ों से, वो भी सारे मैदान में फैल जाते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ। तो ये सांप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं विसर्प। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब आपदा आती है कोई, तो लोगों को भोजन और कपड़े, जल, ये सब सुविधाएं किस माध्यम से की जाती हैं। तो ये की जाती है वायु मार्ग से, एयरवेज से, क्योंकि इसके लिए रास्ते में नहीं जाना पड़ता। तो बाकी ऑप्शंस ये इसमें उपयोगी नहीं होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो ये कहलाती है जनसांख्यिकी, मतलब डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन है ए और कारण दिया हुआ है आर। तो ये पढ़कर देखना है, बताना है हमें कि ये कथन और कारण सही हैं और एक दूसरे को स्पष्ट कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें फर्स्ट ये अभिकथन हम पढ़ लेते हैं। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और कारण है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 घंटे बाद तो इसलिए अस्त होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। तो इस तरह से अगर हम लॉन्गिट्यूड का हम अगर कैलकुलेशन करें
तो लगभग जो हमारे जो इंडिया का जो विस्तार है वो है लगभग 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिनट बनते हैं, मतलब 2 घंटे के बराबर ये बन जाता है लगभग। तो इसमें क्या होता है, तो अगर ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं ये इस तरह से होती हैं, देखिए इस तरह से। तो अगर जो हमारा भारत है अगर हम उसको देखें तो ये वाले विस्तार की बात हो रही है, तो ये लगभग 30 डिग्री होता है, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ मैं, तो ये लगभग इतना होता है। जिसके कारण क्या है, 1 मिनट में पृथ्वी घूमती है 4 मिनट, मान लीजिए यहाँ पर 1 मिनट हम ले लेते हैं, सॉरी 1 डिग्री हम ले लेते हैं, तो 1 डिग्री 4 मिनट। अगर हम टोटल हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा 120 लगभग 2 घंटे। वैसे 1 घंटा 45 मिनट होता है, तो लगभग हम बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे, तो लगभग इतना टाइम हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है तो इसलिए ये टाइम का डिफरेंस आता है। और इसके अलावा एक चीज़ और, जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, जो कारण दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। अब जैसे इंडिया पर यहाँ पर तो गुजरात है और थोड़ी ऊंचाई पर ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अगर आप मैप में देखें गौर से तो यहाँ पर थोड़ा ऊंचाई पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो यही हमें बताया गया है कि गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो ये वाली जो लाइन होती है पृथ्वी पर, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये व्याख्या नहीं है फर्स्ट ऑप्शन की, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाता देशांतर लाइनों के बारे में तो उसमें ऑप्शन सही होता, लेकिन अक्षांश के बारे में बात हो रही है तो ये स्पष्ट नहीं कर रहा है। वैसे दोनों सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में आता है, ये आप क्लियर कर लेना। ये मैंने वीडियो इस पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें आप सही से समझ पाएंगे टाइम किस तरह से डिसाइड होता है लॉन्गिट्यूड के बेस पर, और क्या मानक समय होता है, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सब क्लियर हो जाएंगे। एक बार उस वीडियो को देख लेना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली वीडियो को। तो इस पर तो क्वेश्चन बहुत ज़रूर आता ही आता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये है सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत मतलब परंपरागत होते हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से हम जिनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो हैं ये सब। लेकिन गैर परंपरागत है जिनका यूज़ हमने अभी शुरू किया है आधुनिक काल में, आधुनिक युग में हम यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि पहले सौर ऊर्जा किस तरह से बनाई जाएगी ये नहीं पता था, तो अभी सौर ऊर्जा का यूज़ होने लगा है। तो ये काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है गैर परंपरागत स्रोत, तो इनका हम काफ़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये वाले जो संसाधन हैं हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और ये कभी भी ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें इनको बचाने के लिए, जो परंपरागत स्रोत हैं इनको बचाने के लिए हमें गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका यूज़ करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो मछली का प्रजनन कहलाता है पिसीकल्चर। बाकियों की बात करें तो विटिकल्चर होता है अंगूर के लिए, अंगूर की खेती के लिए बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर होता है जैसे फल सब्जी फूल वगैरह उगाना, वो होता है हॉर्टिकल्चर। और सेरीकल्चर होता है रेशम कीट का जो पालन होता है वो होता है सेरीकल्चर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो दिसंबर 2018 का एसएसटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।